दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। राजेश ने तीखे शब्दों में पूछा था कि मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ पिताजी कि आप घर आ रहे हैं या नहीं। आखिर कब तक दामाद के घर पड़े रहेंगे? अपने नहीं तो मेरे मान सम्मान के बारे में तो कुछ ख्याल कीजिए। भला आज तक किसी ने दामाद घर ससुर बनने की बात सुनी? मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग बुढ़ापे में सटिया गया है जो ऐसी बातें कर रहे हो। राजेश के पिताजी बोले, नहीं सुनी तो अब सुन लो। और कितनी बार कहूँ कि मैंने दामाद घर ससुर बनने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया है। मुझे अपने दामाद का घर ही अच्छा लग रहा है। कम से कम यहाँ पर एक प्याली चाय के लिए मुझे कुत्ते की तरह बार बार भौंकना तो नहीं पड़ता। दीपा और विजय मेरे लिए हर बात का पूरा ध्यान रखते हैं और मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनते हैं। और सुनो राजेश, जब वे लोग भी मुझे बोझ समझने लगेंगे तो दिल्ली का पन्ना लाल वृद्धा आश्रम वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। इसीलिए तुम लोग अब मेरी चिंता मत करो। नीलम के ससुर गजेंद्र सिंह जब राजेश को कह रहे थे तब जवाब में राजेश कुछ और माथे पर सिकन लेकर बोला, तो फिर बने रहिए दामाद घर ससुर और दामाद के हाथों गवाते रहिए अपना मान सम्मान। नीलम को अपने ससुर के कहे शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे। हाँ, अपना आत्मसम्मान खोकर बेइज्जत बाप बने रहने से कहीं बेहतर है कि मैं इज्जतदार दामाद घर ससुर ही बना रहूं। और इसी के साथ उन्होंने फ़ोन पटक कर अपनी नाराज़गी उजागर की तो राजेश ने भी गुस्से में स्पीकर का स्विच बंद कर दिया। नीलम को अपने आप पर गलानी हो आई और वह सोचने लगी कि उसके मायके में जब लोगों को पता चलेगा कि उसकी और राजेश की लापरवाही के चलते उसके ससुर को बेटी के घर जाना पड़ा तो मायके के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उसकी भाभियां क्या माँ को ताना मारने का ऐसा सुनहरा अवसर हाथ से जाने देगी? नहीं, किसी भी तरह रिश्तेदारों को यह खबर होने से पहले उसे अपने ससुर को मनाकर वापस घर लाना ही पड़ेगा। इस बारे में पहले राजेश से बात करनी होगी। यह सोचकर नीलम ने राजेश से कहा, देखो जी, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आखिर वह तुम्हारे पिताजी और उन्होंने तुमको दो बात कह भी दी तो क्या हुआ? तुम्हें चुपचाप सुननी चाहिए थी। थोड़ा सा सह लेते और इसमें नरमी से पेश आते तो यूं बात का बतंगड़ नहीं बनता। हाँ, अब तो तुम भली बनने का नाटक करोगी ही, लेकिन तब एक वृद्ध व्यक्ति को समय पर खाना और चाय नाश्ता देने में तुम्हें बहुत जलन होती थी। उस पर रात दिन बाबूजी की शिकायत कर करके तुम्ही ने तो मेरा जीना हराम कर रखा था। अब भी तुम्हें बाबूजी के जाने का दुख नहीं बल्कि उनके साथ पेंशन के 10,000 रुपये जाने का गम सता रहा है। इस तरह राजेश ने सारा दोष नीलम के सिर मंड दिया तो नीलम तिलमिला उठी और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, तो तुम भी कौन सा बाबूजी की याद में तड़फ रहे हो? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हें बाबूजी के रुपये की कोई आवश्यकता नहीं है। राजेश को जब नीलम ने उल्टा आईना दिखाया तो वह खामोश हो गया। फिर कुछ नरमी से बोला, खैर जो हो गया सो हो गया, अब इस पर बहस करके क्या फ़ायदा। अब हमें सोचना चाहिए कि बाबूजी को कैसे घर वापस लाया जाए, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वह अब स्वयं आने वाले नहीं। अभी तो वह दीपा के घर पर है, पर वहाँ कहीं उनके आत्मसम्मान को जरा सी भी ठेस पहुँची तो वह पन्नालाल वृद्धा आश्रम जाने में एक पल की भी देरी नहीं लगाएंगे। उसके बाद वहाँ से वह शायद ही वापस घर आए। तुम कहो तो मैं बात करके देखती हूँ, नीलम बोली। अब गलती हमने की है तो उसे सुधारने की कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। आखिर हमारे ही तो पिताजी हैं। नहीं, रहने दो, राजेश बोला। बाबूजी को गए हुए महीना तो हो ही गया है। अब हफ्ते भर बाद ही बच्चों की दिवाली की छुट्टियां होने वाली। हम सब मिलकर बाबूजी को मनाकर आदर सहित घर वापस ले आएंगे। यह सुनकर खुशी से झूमते हुए अर्जुन और गोपाल दरवाजे के पीछे से निकल आए, जो मम्मी पापा की ऊंची आवाज़ सुनकर वहां आ गए थे। हाँ, सच में दादाजी हमारे पास वापस आ जाएंगे? दोनों बच्चे खुशी से उछलते हुए एक स्वर में बोले, हाँ बेटा, वह अवश्य आएंगे। हम सब मिलकर उन्हें वहाँ लेने जाएंगे। नीलम भी उसके स्वर में बोली तो राजेश के चेहरे पर भी स्नेह शक्ति मुस्कान आ गई। बच्चों की छुट्टियां शुरू होने पर वह अपनी कार से बाबूजी को लेने निकल पड़े। राजेश ने घर छोड़ने से पहले फ़ोन पर दीपा से पूछ लिया था कि बाबूजी घर पर हैं या नहीं, कहीं उनका कहीं और जाने का कार्यक्रम तो नहीं है।
यह सच है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साथ रहने वाले अपनों के महत्व को समझ नहीं पाते, पर किसी कारण से जब वही अपने दूर चले जाते हैं तब उनकी कमी बहुत महसूस करते हैं। यही हाल राजेश और नीलम का था। जब तक बाबूजी साथ रहते थे उन्हें हर समय ऐसा लगता था कि बाबूजी बेवजह उनके कामों में टोका टोकी करते हैं, बच्चे उसे गैर आवश्यक बातें करके उनका समय बर्बाद करते हैं। बाबूजी ने सब पर ही एक तरह से अंकुश लगा रखा था। ऐसा लगता था मानो उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई हो। बाबूजी कहते थे कि जीवन में कुछ पाने के लिए अपने बच्चों में अनुशासन का बीजारोपण करने के लिए स्वयं को अनुशासित रहकर आचरण करना पड़ता है, तभी बच्चे भी हमें अपना आदर्श मानकर हमसे कुछ सीख पाते हैं। तब नीलम और राजेश को उनकी यह बातें कोरी बकवास लगा करती थी, किंतु आज उन्हें बाबूजी की कही एक एक बात में सच्चाई का आभास हो रहा है। बाबूजी से हर महीने उनकी पेंशन को लेना तो उन्हें याद रहा, यूँ कहें कि अपना अधिकार तो उन्हें याद रहा, पर फर्ज निभाने से वे चूक गए थे। अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाते हुए नीलम अक्सर भूल जाती थी कि बाबूजी चाय के लिए प्रतीक्षा कर रहे। वह शुगर के रोगी, पर उनके ही दिए पैसों से शुगर फ्री खरीदने में उन्हें पैसों की बर्बादी लगती थी। राजेश ने भी कभी यह नहीं सोचा कि वृद्ध पिता को उससे भी कुछ आशाएं हो सकती। दो घड़ी राजेश से बात करने को उसके पिताजी तरस जाते थे, पर उसको इसकी कोई परवाह नहीं थी। बाबूजी ने तो राजेश के साथ बड़ा होते ही उसे अपना मित्र बना लिया था, पर वही कभी उनका सच्चा मित्र नहीं बन पाया। अचानक गाड़ी घुर घुर करके हिचकोले खाकर रुक गई। यह तो अच्छा हुआ कि पास में ही एक मोटर मैकेनिक की दुकान थी। धक्के देकर गाड़ी को वहां तक ले जाया गया। मैकेनिक ने जांच करने के बाद बताया कि इंजन ऑयल का पाइप फट गया है और उसे ठीक करने में कम से कम 1 दिन का समय अवश्य लगेगा। क्योंकि यह एक इत्तेफाक था कि हादसा नीलम के मायके वाले शहर में हुआ था, इसीलिए कोई उपाय न देख उन्होंने गाड़ी ठीक होने तक नीलम के मायके में रुकने का फैसला लिया। एक टैक्सी कर राजेश अपने परिवार को लेकर अपनी ससुराल की ओर चल दिया। राजेश की ससुराल और नीलम के मायके वाले उनके परिवार को अचानक आया देखकर सभी बहुत खुश हुए। नीलम के परिवार में मम्मी पापा के अलावा उसके 3 बड़े भाई और भाभियां थी। सबसे बड़े भाई के एक लड़का और एक लड़की थी। दूसरे बड़े भाई के 2 जुड़वां बेटे राम और लखन तथा छोटे भाई की एक बेटी प्रीति थी। सभी बच्चों में उम्र का ज़्यादा फासला नहीं था, इसीलिए जल्दी ही वे एक दूसरे से घुल मिल गए और हुड़दंगबाजी मचाने लगे। बाबूजी के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद नीलम राजेश को वहीं छोड़कर रसोई की ओर चल पड़ी, जहां उसकी तीनों भाभियां रात के खाने की तैयारी में जुटी हुई थी। नीलम एक खाना बनाने में भाभियों का हाथ बटाना चाह, लेकिन उन्होंने उसका मन रखने के लिए चावल बीनने की थाली पकड़ा दी और वहीं रसोई के बाहर पड़ी कुर्सी पर बिठा लिया। नीलम ने देखा कि उसकी भाभियों ने बातों बातों में कितने सारे पकवान बना लिए। वह जब 2 तरह की सब्जियां बना रही थी तब नीलम ने पूछ लिया कि भाभी, ये कम तेल मसाले की सब्जी किसके लिए बना रही हो? तो बड़ी भाभी ने कहा कि मम्मी पापा बहुत सी खाने की चीज़ों से परहेज करते हैं, उनकी उम्र को देखते हुए उनके लिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ता है। पर माँ बाबूजी को तो कोई बीमारी भी नहीं, फिर उनके लिए आप लोग इतना झंझट क्यों कर रही? नीलम ने पूछ लिया। जवाब में छोटी भाभी ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ, बुजुर्ग लोग हैं, परहेज करते हैं तो तभी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा है, फिर उनके लिए कुछ करने में कष्ट कैसा? यह तो हमारा फर्ज है। वैसे भी तुम जितना अपने ससुर के लिए करती हो उस हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं करती। मैंने क्या किया और आपको कैसे पता चला? नीलम कुछ असमंजस भरे स्वर में बोली। अब रहने भी दो दीदी, बड़ी भाभी हंसती हुई बोली। ज़्यादा बनो मत, कल ही तो तुम्हारे ससुर जी का फ़ोन आया था, उन्होंने ही तुम्हारे और राजेश के बारे में हमें सब कुछ बताया। नीलम के मन में जाने कैसे कैसे कुविचार और संदेह सिर उठाने लगे कि बाबूजी ने अवश्य उनकी शिकायत की होगी, इसीलिए भाभी उसे यूँ ताने मार रही। पर मन का संचय प्रकट न कर नीलम बोली, क्या बताया बाबूजी ने? क्या वह हमसे नाराज़ हैं? भला क्यों नाराज़ होंगे? वह तो तुम्हारी और राजेश की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि बहू तो ऐसी है कि किसी भी चीज़ के लिए मेरे मुंह खोलने से पहले ही वह समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। पता नहीं भाभी और क्या क्या कहती रही। नीलम को और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था कि उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी कि अपनी नासमझी की वजह से उसने कभी बाबूजी की परवाह नहीं की। अपनी सुविधा अनुसार इस बात का ध्यान किए बगैर कि वह खाना बाबूजी के स्वास्थ्य के लिए उचित है या नहीं, वह कुछ भी उनके सामने रख देती थी।
शुरुआत में एक दो बार बाबूजी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि उनकी तबीयत आए दिन खराब हो जाती थी। एक उसकी भाभियां हैं जो उसके स्वस्थ माता पिता का कितना ध्यान रखती हैं, और एक वह है। दूसरी ओर बाबूजी हैं कि इतना होने पर भी मायके में उसकी किसी से शिकायत ना करके प्रशंसा ही की। पश्चाताप की आग में जलती हुई उसकी भावनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से छलकने लगी। वह मन ही मन प्रतिज्ञा करने लगी कि अब आगे से वह कभी भी बाबूजी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी और बाबूजी के स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखा करेगी। उधर राजेश भी नीलम के भाइयों का अपने माता पिता के साथ व्यवहार देखकर गलानी से भरा जा रहा था। नीलम के तीनों भाई अपना स्वयं का व्यापार संभालते थे। तीनों ने ही घर आकर उस दिन की बिक्री से प्राप्त रुपयों से अपने पिताजी को अवगत कराया। हालांकि उन्होंने किसी से भी रुपयों का ब्यौरा देने के लिए नहीं कहा था। कुछ देर पास बैठे पिता पुत्र ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, फिर वह लोग राजेश के साथ व्यस्त हो गए। राजेश मन ही मन सोच रहा था कि वह तो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, इसीलिए उसे तो उनकी हर बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। माँ के गुजर जाने के बाद वह अपनी बात कहते भी तो किससे? वह क्यों नहीं अब तक अपने पिता के मन की पीड़ा को समझ पाया। अब से वह बाबूजी के पेंशन के रुपयों को हाथ भी नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी आवश्यकताओं को अपने कमाए रुपयों से पूरी करेगा। अगले दिन गाड़ी ठीक होकर घर आ गई, पर नीलम के घर वालों ने जिद करके उन्हें 2 दिन और रोक लिया। इस दौरान राजेश ने नीलम के भाइयों का अपने माता पिता के साथ बातचीत और व्यवहार को देखकर पहली बार जाना कि बुजुर्गों के अनुभव से कैसे लाभ उठाया जा सकता है। बच्चे कैसे दादा दादी की वजह से अपने पारिवारिक इतिहास को जानते हैं तथा अपनी संस्कृति और रिश्तों की जड़ों से जुड़ते हैं। हमारे बुजुर्ग ही तो इन सारी चीज़ों की मूल जड़ होते हैं, हम तो बस शाखा मात्र होते हैं। यदि मूल जड़ को ही काट कर फेंक दिया जाए तो गृहस्थी का वृक्ष कैसे फल फूल सकता है। जब से नीलम और राजेश बच्चों सहित बाबूजी को लेने निकले तो उन दोनों के सामने अपना ध्येय बिल्कुल साफ हो चुका था। उन्हें विश्वास था कि उनकी नादानी को माफ कर बाबूजी अवश्य उनके साथ वापस अपने घर आ जाएंगे। भला उन जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति दामाद घर ससुर बनकर थोड़े ही रह सकता है। यह सब तो उन्हें सबक सिखाने के लिए बाबूजी ने कहा होगा। इस विश्वास के साथ वे खुश मन से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में नीलम और राजेश अपनी बहन के घर पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी से मेल मिलाप किया और फिर अपने बाबूजी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें घर चलने के लिए कहा। गजेंद्र सिंह जी अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें माफ़ करके उनके साथ वापस अपने घर आ गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और